मोस्ट वेलकम। आपकी अपनी स्कूल श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश पटेल और अपन स्टडी कर रहे हैं आरबीएससी क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी ले ली है, लेकिन इसके उपरांत भी जो भी एग्जाम्पल रह चुके हैं उनको आज अपन एक साथ कवर करेंगे और देन उसके लास्ट में अपन मॉड्यूल के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कुछ विशिष्ट एग्जाम्पलों के माध्यम से। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय जेड में एक संक्रिया ए स्टिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित है। इस संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव ए का जहाँ ए का मान 1 नहीं है का प्रतिलोम ज्ञात करना। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं प्रीवियस लेक्चर को आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी भी संक्रियाओं का, द्विआधारी संक्रियाओं का प्रतिलोम किस प्रकार निकालते हैं, उसका तस्मक कैसे निकालते हैं, उसके बारे में जानकारी सीखी थी। तो जैसा कि मुझे पता है कि प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, तस्मक की। उसके आइडेंटिटी एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ उसका तस्मक अवयव। तस्मक अवयव, और तस्मक अवयव के लिए किस प्रकार काम करते हैं, तो वो होता है कि ए स्टिक ई बराबर ए होना चाहिए, तभी तो तस्मक अवयव कहलाएगा ई। क्लियर। और ई भी किसका सदस्य है, जहाँ ई जेड का सदस्य है। अब मुझे बताओ कि ए स्टिक ई यानी कि 2 एलिमेंट का जो द्विआधारी संक्रिया वो किस प्रकार ऑपरेट हो रही है। ए प्लस बी यानी कि पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस दोनों अवयवों का मल्टीप्लाई। तो पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस दोनों अवयवों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए है। ठीक है। ई माइनस ए माइनस ए शून्य बन गया। ई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए बराबर 0। तो बोलिए यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो बोलो अपना तस्मक अवयव क्या निकल के आ गया, 0। अब तस्मक अवयव आ गया है तो अपन प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिलोम अवयव कैसे लिखेंगे, सबसे पहले माना बी ए का प्रतिलोम अवयव है। प्रतिलोम अवयव है बी है, वो ए का प्रतिलोम अवयव है। तो ए स्टिक बी बराबर क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए, तभी तो अपन कहेंगे कि ए का प्रतिलोम अवयव कौन होगा, बी। ठीक है। तब ए स्टिक बी कैसे ऑपरेट होता है मेरे दोस्त, तो वो होता है ए प्लस बी माइनस ए बी, और ई का मान क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो 0 रख लिया ई की जगह। अब मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, अब मुझे बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं बी को, तो सबसे पहले बी माइनस ए बी, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का ए, बी कॉमन लिया, 1 माइनस ए बराबर माइनस ए। तो बी बराबर यहाँ से क्या मुझे मिल गया, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। और इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का ए अपॉन माइनस से गुणा कर दिया तो ये बन जाएगा ए माइनस 1। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो ये ख का ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से जोड़ने की संपूर्ण कोशिश की है। तो प्रतिलोम अवयव कैसे निकालते हैं, उसके लिए तस्मक अवयव ज्ञात करेंगे। तस्मक अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, बस ये हिंट होना चाहिए अपने पास, ए स्टिक ई बराबर ए, और प्रतिलोम अवयव के लिए ए स्टिक बी बराबर ई। तो ई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, बी। बी को अपन किससे दर्शाते हैं, ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स का मान क्या आ गया, ए अपॉन ए माइनस 1। दैट्स क्लियर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अपने विविध का प्रश्न है, इसमें भी प्रॉब्लम थी, कई लोगों का कमेंट मेरे पास आया था। और इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। तो एफ ऑफ वाई ज्ञात कीजिए। हालांकि ऑप्शन तो कोई मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन 4 दे रखे थे प्रश्न बुक्स में अपने। अब इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न ये दे रहा कि x अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन वाई। कोई दिक्कत नहीं, x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, y पलट लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये y की वैल्यू आपको प्राप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे हकीकत में क्या ज्ञात करना है, एफ ऑफ वाई। ठीक है। तो बोलो एफ ऑफ वाई कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स की जगह वाई, तो ये एफ ऑफ वाई बन जाएगा। तो यहाँ पर भी वाई रखना पड़ेगा,
तो बन जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई। और अब y को आपको किसकी फॉर्म में लिखना है, x की फॉर्म में, क्योंकि जो बुक्स में आंसर दे रखे थे वो सभी x की फॉर्म में थे, तो y को मैंने x की फॉर्म में रख लिया। y की जगह क्या रख लूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइड बाय एलसीएम आपका आ जाएगा x, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर ही सकते हो आप। तो x से x ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस 1, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका फाइनली आंसर इसमें करेक्ट ये होगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से जो आपको कनेक्ट करेंगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। एक और विविध का बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने मिलेगा। यदि आपने विविध को सोल्व किया हुआ, आपको सभी प्रश्न सोल्व करने किट बॉक्स के, देन उसके बाद फिर आपको एडवांस प्रश्न बहुत सारे मिल भी सकते हैं। नहीं मिल रहे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने प्रेषित करूंगा, वो भी प्रश्न सोल्व करेंगे। और इस वीडियो के अंत में भी मैं आपको 3 प्रश्न बढ़िया होमवर्क में देने वाला हूं, उसको भी आपको ट्राई करना है। और यदि उसका सॉल्यूशन आपको नहीं आ रहा तो भी उसका सॉल्यूशन अपन विस्तृत रूप से आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन वो 3 प्रश्न आपको पहले अटेंड करने होंगे। अब देखते हैं ये विविध का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया प्रश्न था कि f(x) बराबर cos ऑफ log x दे रखा है फंक्शन, तो f(x) गुणा f ऑफ y माइनस 1/2 f ऑफ x बटा y प्लस f ऑफ x गुणा y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैंने ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या आंसर आएगा। इसके सॉल्यूशन में आपके सामने फंक्शन दे रखा है f ऑफ x बराबर ये, तो मुझे बताओ f ऑफ y क्या होगा। f ऑफ y पहले से निकाल देते हैं, तो x की जगह क्या रखना है, y, तो ये बन जाएगा log ऑफ y, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि f ऑफ x गुणा f ऑफ y माइनस 1/2 f ऑफ x बटा y प्लस f ऑफ x गुणा y, इस सभी की वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अपन कुछ नहीं, f ऑफ x और f ऑफ y के मान रख लेते हैं। अब देखो f ऑफ x क्या होगा, ये होगा cos log x, f ऑफ y क्या होगा, cos log y माइनस 1/2 f ऑफ x बटा y। अब बोलो x बटा y की वैल्यू चाहिए आपको, तो कैसे निकालोगे, x की जगह x बटा y रखोगे, तो इधर भी x बटा y मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा cos ऑफ log x बटा y प्लस या x गुणा y, तो x की जगह क्या रख लो, x गुणा y, तो इधर भी क्या आ जाएगा, x गुणा y, तो रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा cos log x गुणा y, cos x गुणा log y, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, ये बन जाएगा cos log x cos log y माइनस 1/2। अब इसके अंदर वाली चीज़ क्या बोलो, ये log की टर्म है, हालांकि है तो पूरा cos की टर्म, लेकिन इतना वाला फंक्शन तो log का है। log a अपॉन b लिखा हुआ, log m अपॉन लिखा हुआ n, तो log m माइनस n लिख सकता हूँ इसको। तो इसको किस टाइप से ऑपरेट करेंगे, तो cos तो रह जाएगा बाहर, और अंदर वाली चीज़ किस प्रकार ऑपरेट होगी उसको लिख लेते हैं। ये बन जाएगा log x माइनस log y। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं मंजिला कोष्टक ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और इधर लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट, प्लस इधर भी cos बाहर आ जाएगा। ठीक है, cos बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या चीज़ रह जाएगी, log x प्लस log y, log m इंटू एन लिखा हुआ, तो log m प्लस n के फॉर्म में, यानी कि log की प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ कुल मिला के, और ये वो ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, cos log x इंटू cos log y माइनस 1/2 लिखा हुआ है, और बड़े ब्रैकेट में क्या आ रहेगा, मंजिले कोष्टक इधर की टर्म देखिए, ये cos के अंदर लिखा हुआ है a माइनस बी, cos a माइनस बी, और इधर लिखा हुआ cos a प्लस बी। अब मुझे बताइए cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के फॉर्मूले आपको याद ही होंगे क्या। देखो क्या होता है, cos a प्लस माइनस बी, तो ये बनता है cos a cos b
ठीक है, प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है, और फिर साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, तो ये cos a माइनस बी और ये cos a प्लस बी, तो एक में वो प्लस का आएगा साइन के साथ, और एक बार साइन वाला पद माइनस में आएगा तो सेम टू सेम, क्यों यहाँ पर भी log x और log y, इधर भी log x और इधर log y है। तो मुझे बताओ कि ये जब प्लस और माइनस वाले होंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा साइन वाली टर्म, और cos वाली आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लूँ डायरेक्टली, 2 cos log x log y, 2 cos log x cos log y, क्लियर, ये बन जाएगा टाइम। तो 2 से 2 वापस यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे बात समझाओ कि 1/2 तो बार था ही, अंदर क्या चीज़ थी, cos a माइनस बी और इधर cos a प्लस बी। जैसे ही मैंने cos a प्लस बी और a माइनस बी ऑपरेट किया तो आपके सामने साइन वाली जो टर्म थी वो तो कैंसिल हो जाएगी, cos वाली जुड़ जाएगी, तो cos a cos b जुड़ गया, तो कितना हो गया 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये cos log x cos log y, इधर भी cos log x cos log y, तो सेम टू सेम में से सेम टू सेम घटेगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर 0 है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। एक और विविध का क्वेश्चन है, यदि समुच्चय Q नोट पर एक संक्रिया a स्टिक b बराबर ab बटा 2 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू Q नोट। Q नोट का मतलब है कि परिमेय संख्या सभी है लेकिन उसमें से 0 नहीं है। Q नोट का मतलब सभी परिमेय संख्याओं में से 0 नहीं है, द्वारा परिभाषित की जाए तो इस संक्रिया का तस्मक अवयव ज्ञात करना है। बोलो, तस्मक अवयव के लिए a स्टिक e बराबर a होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि a स्टिक e कैसे ऑपरेट होता है, ab/2 पहला पद, पहला अवयव गुणा दूसरा अवयव बटा 2, तो पहला इंटू दूसरा बटा 2 बराबर a। बोलो a से तो कैंसिल हो जाएगा, e बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसका यदि प्रतिलोम भी पूछे तो प्रतिलोम कैसे निकालोगे, पूछा तो नहीं है लेकिन पूछे तो a स्टिक b बराबर e रखोगे। तो a स्टिक b कैसे ऑपरेट होता है, ab/2, e का मान कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो ए बी बराबर कितना हो गया 4, बी बराबर कितना हो गया a/4, तो a इनवर्स कितना आ गया a/4, ये इसका प्रतिलोम अवयव निकल जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से प्रतिलोम अवयव मेनली आपको बाइनरी ऑपरेशन में कैसे सवाल करने आने चाहिए, मुख्य रूप से ये प्रश्न बनता है। तो उसमें आपको ये 4 टाइप के प्रश्न आने चाहिए। उसमें आप क्रम विनिमयता नियम की पालना करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो, चाचर्य नियम की जांच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, देन उसके बाद उसका प्रतिलोम ज्ञात करना और तस्मक ज्ञात करना, ये 4 बातें उसमें आपको आनी चाहिए। अब आगे और देखते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक आपको दे दिए थे, सबसे हो गए थे, कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर अपन 5 करते हैं, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, मैं यहीं करवा देता हूँ। इसकी थ्योरी है वो थोड़ी आगे समझेंगे, लेकिन ये समझने में यहाँ कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। चलिए प्रश्न अपना है, समुच्चय R नोट में, R नोट का मतलब R में से 0 हटा दिया गया। 4 फलन है आपके सामने f1 f2 f3 f4, ठीक है। फलनों के संयुक्त संक्रिया f1 f2 f3 की संक्रिया सारणी बनाई, तस्मक अवयव और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, टेबल से काम करना होगा, तो टेबल किस प्रकार क्रिएट होगी वो हमें समझनी है। सबसे पहले ये समझना है कि टेबल बना किसके लिए है, ठीक है, ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए। तो टेबल किसकी बना रहे हैं, संयुक्त संक्रिया, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट ऑपरेशन की टेबल बना रहे हैं। तो कितने अवयव हैं उसको आपको कॉलम में भी और रो में भी सभी जगह दर्शाना। ये f1 यहाँ आ जाएगा, f2 यहाँ आ जाएगा, f3 यहाँ आ जाएगा और f4 यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार इधर भी f1 f2 f3 और f4। और किसकी टेबल बना रहे हैं, ऑफ की। ऑफ मतलब ये समझ रहे हो, जैसे मैंने बोला कि f ऑफ g, ठीक है। तो ये संयुक्त फलन हो गया। तो संयुक्त फलन यानी कि संयुक्त फलन का ये निशान होता है f ऑफ g। तो इधर कैसे पढ़ेंगे, f1 ऑफ f1, f2 ऑफ f1, f3 ऑफ f1, f4 ऑफ f1, इस प्रकार सभी के मान निकालेंगे और इसमें रख लेंगे। तो ये टेबल किसकी थी, संयुक्त संक्रियाओं की थी। इसी प्रकार इसमें मॉड्यूलों में अपन अलग अलग पढ़ेंगे, योग संक्रिया भी होगी, गुणन संक्रिया भी होगी, उसकी भी टेबल में आगे सिखाऊंगा। तो संयुक्त संक्रिया अपन पढ़ चुके थे, इसलिए टेबल बनाना बहुत ईजी है। और टेबल बनाने के बाद फिर अपन तस्मक अवयव ज्ञात करेंगे और प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि देखो पढ़ना कैसे है,
तो F1 ऑफ F1, दूसरा कैसे पढ़ोगे F1 ऑफ F2, तीसरा कैसे पढ़ोगे F1 ऑफ F3, फिर F1 ऑफ F4, फिर F2 के सापेक्ष, फिर F3 के सापेक्ष, F4 के सापेक्ष। तो टोटल कितने कॉलम है? 16 कॉलम है। तो 16 कॉलम किस प्रकार भरेंगे, एक एक करके भरने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया F1 ऑफ F1, ठीक है, F1 का F1 के सापेक्ष किस प्रकार ऑपरेट होगा ये, तो F1 ऑफ Fx F1x, ठीक है। अब मुझे बताओ कि F1x क्या है, ये पड़ा अपने पास, F1x अपने पास है x है, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या है, F1x की वैल्यू x है, तो F1x की जगह x रख लिया। अब बोलो F1x की वैल्यू वापस क्या है, x है। तो कुल मिला के f ऑफ F1 की वैल्यू क्या आ गई, x। तो इधर मैंने क्या रख लिया, x, और x हकीकत में किसके इक्वल है, F1 के इक्वल है, ठीक है। F1 के इक्वल ही तो है, ये F1x के इक्वल ही है x। तो इधर और मैं क्या लिख लो शब्द F1, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं F1 ऑफ F2 कैसे निकालते हैं, F1 ऑफ F2x। अब मेरे हिसाब से ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी किस प्रकार इसमें काम करना है। तो फटाक से देख लेते हैं F1 ऑफ F2x की वैल्यू कितनी है, -x है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये कैसे ऑपरेट होता है F1x मतलब जो अंदर इनपुट है वो बाहर सेम टू सेम आउटपुट के रूप में आएगा। तो F1 -x अंदर है तो बाहर भी क्या आएगा, -x, और -x किसकी वैल्यू है, F2 की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा क्या लिख लूँ, F2, ठीक है। तीसरा F1 ऑफ F3, तो क्या बनेगा F1 ऑफ F3x, बोलो F3x की वैल्यू क्या है, 1/x। तो F1 अंदर क्या बन गया, 1/x। अब बताओ मुझे F1 कैसे ऑपरेट होता है, जैसा अंदर इनपुट है वैसा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 1/x, और 1/x किसकी वैल्यू है, तो वो F3 की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F3, ठीक है। और चौथा क्या है अपने पास, F1 ऑफ F4 किस प्रकार ऑपरेट होगा, F1 ऑफ F4x, ठीक है। तो F4x की इतनी वैल्यू है, माइनस का 1/x है। और F1 कैसे ऑपरेट होता है, जैसा अंदर है वैसे बाहर निकलेगा। तो ये किसकी वैल्यू के बराबर आ गया, F4 के बराबर आ गया। बात समझ गई। अब वापस किसके सापेक्ष काम लेंगे, सभी का आपको एक एक का जांच करनी पड़ेगी। अब अपन लेंगे F2 का पहले F2 का F1 के साथ, फिर F2 का F2 के साथ, F2 का F3 के सापेक्ष। इस प्रकार F2 का F1 के सापेक्ष लिया तो F2 ऑफ F1x की वैल्यू क्या है, वो तो कहेंगे x है। तो ये बन जाएगा F2 ऑफ x। तो F2x की वैल्यू क्या है, -x, और -x किसके बराबर है, F2 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F2। देन उसके बाद F2 ऑफ F2, तो ये बन जाएगा F2 ऑफ F2x। तो F2x की वैल्यू क्या है, -x, ठीक है। और F2 कैसे खुल जाए, जैसा है उसका अपोजिट साइन के साथ। तो -x है तो ये अपोजिट साइन क्या आ जाएगा, +x। देखो F2x कैसे खुलता है, x अंदर है तो बाहर क्या आएगा, -x आएगा, यानी कि जो है अंदर उसका अपोजिट साइन। तो यहाँ पर -x था तो बाहर क्या आएगा, प्लस का x, और प्लस का x किसकी वैल्यू है, F1 की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F1, ठीक है। बाकी मैं यह मान निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जितना आ जाए। अब आएगा F2 ऑफ F3, तो ये बन जाएगा F2 ऑफ F3x। बोलो F3 की वैल्यू क्या है, F3 की वैल्यू अपने पास 1/x है, ठीक है। और ये कैसे ऑपरेट होता है, जैसा अंदर है उसका अपोजिट साइन। तो -1/x, और -1/x किसकी वैल्यू है, F4 की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F4। फिर अपन निकालते हैं F2 ऑफ F4, तो F2 ऑफ F4x, ठीक है। तो F2 ऑफ F4x इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, आप देखोगे तो F2 का तो F2, F4x की -1/x। अब जो भी अंदर है उसका अपोजिट साइन, यानी कि 1/x, और 1/x किसका मान है, 1/x आपके लिए मान है F3 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F3। क्लियर। तो ये दो मान तो मैंने निकाल दिए, पूरे 8 हो गए। अब 8 और मान निकालते हैं, वो दूसरे वाले पेज पर निकाल देते हैं। पहले क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे F3 के सापेक्ष। तो पहले तो आ जाएगा F3 ऑफ F1, किस प्रकार लिखेंगे, F3 ऑफ F1x
F1x की वैल्यू क्या है, वो तो x है, और F3 कैसे खुलता है, एक बार दिमाग में बैठा लो, 1/x से जो भी है उसका व्युत्क्रम के सापेक्ष, ठीक है। तो ये बन जाएगा F3 कैसे खुलेगा, 1/x से, और 1/x हकीकत में क्या है, F3 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, F3, ठीक है। अब निकालेंगे F3 ऑफ F2, तो ये बन जाएगा F3 ऑफ F2x, ठीक है। एक बार सभी के लिख लेते हैं, फिर एक साथ लिख लेंगे वहाँ पे। तो F3 F2x की वैल्यू क्या है, -x, तो F3 कैसे खुलता है, जो है उसका व्युत्क्रम -1/x की वैल्यू F4 की, ठीक है। अब अपन निकालते हैं F3 ऑफ F3 की, तो ये बन जाएगा F3x, ठीक है। तो F3x की वैल्यू 1/x, ठीक है, प्रश्न में दे रखी है। तो F3x कैसे खुलता है, जो है उसका व्युत्क्रम यानी कि x से खुल जाएगा, और x किसकी वैल्यू है, F1 की। फिर F3 ऑफ F4, ठीक है, तो ये बन जाएगा F3 ऑफ F4x, कैसे ऑपरेट होगा, ये बन जाएगा F3 -1/x, ठीक है। कैसे ऑपरेट होता है, जो है उसका व्युत्क्रम -x की वैल्यू है F2 की, तो सबके मान लिख लेते हैं, ये F4 F1 F2, ये बन जाएगा F4 F2 F1 और F2, ये बन जाएगा F1 और ये बन जाएगा F2। अब निकालते हैं F4 के सापेक्ष, तो फटाक से देख लेते हैं F4 के सापेक्ष क्या बनेगा, F4 ऑफ F1, तो ये खुलेगा F4 ऑफ F1x, ठीक है। तो F4 F1x की वैल्यू x है, F4x कैसे खुलता है, माइनस का 1/x, ये किसकी वैल्यू है, F4 के बराबर। फिर वापस F4 ऑफ F2, तो ये बन जाएगा F4 ऑफ F2x, ठीक है। तो ये बन जाएगा F4 ऑफ F2x की वैल्यू क्या है, -x, और ये कैसे खुलता है, F4 खुलेगा जो भी है उसका माइनस के साथ व्युत्क्रम, तो ये प्लस का 1/x बनेगा, और 1/x किसकी वैल्यू है, F3 की वैल्यू। फिर निकलता है F3 के सापेक्ष F4 ऑफ F3x बन जाएगा, और F3x बन जाएगा, तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, F4 F3x की वैल्यू 1/x, और 1/x F4 कैसे खुलता है, जो भी है उसका व्युत्क्रम तो करेंगे, लेकिन माइनस के साथ x का व्युत्क्रम 1/x का प्लस का x बन जाएगा, लेकिन माइनस होगा तो माइनस का x, तो ये बन जाएगा F2 की वैल्यू के बराबर। फिर F4 ऑफ F4, तो ये बन जाएगा F4 ऑफ F4 क्या बन जाएगा, F4x की वैल्यू -1/x, और ये कैसे खुलता है, जो भी है उसका अपोजिट साइन, लेकिन माइनस के साथ माइनस लोगे तो ये बन जाएगा प्लस का x, जो किसकी वैल्यू है, F1 की वैल्यू है। तो यहाँ F4 F3 F2 F1, ठीक है। तो ये सारणी कैसे बन जाएगी, F4 F3 F2 और F1, तो ये अपनी टेबल होगी कंप्लीट, ठीक है। तो भले टाइम लगा, लेकिन ये प्रश्न समझने में आपको आनंद आना चाहिए। तो किस हिसाब से काम होगा, अब अपने पास क्या था, अब प्रश्न में दो जानकारी, एक तो ये पूछा था कि इसकी संयुक्त टेबल बनाइए, तो ये होगी संयुक्त संक्रिया की संयुक्त संक्रिया सारणी। और अब निकालना है तस्मक अवयव। तस्मक अवयव क्या होता है, तस्मक अवयव का मतलब होता है कि A*E बराबर A आना चाहिए, यानी कि A का आप किससे साथ रिलेशन करोगे तो आपको वही मिल जाए, तो ये आपके लिए तस्मक अवयव कहलाएगा। तो अपन देखो यहाँ पर F1 का, ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि तस्मक अवयव कैसे निकालते हैं कि A*E बराबर हमें A मिलना चाहिए, यानी कि आप एक बाइनरी ऑपरेशन इस टाइप का कीजिए किसी एलिमेंट का दूसरे के साथ, तो वही एलिमेंट मिल जाए, तो जो जिसके साथ कर रहे हो वो आपका तस्मक अवयव कहलाएगा। तो इसमें खुद का किससे कर रहे हैं ताकि वो खुद मिल जाए। तो देखो यहाँ से समझने की कोशिश करना, मैंने F1 ऑफ F1 ज्ञात किया, आपको क्या मिल गया, F1। F1 ऑफ F2 ज्ञात किया, क्या मिल गया, F2। F1 ऑफ F3 ज्ञात किया, क्या मिल गया, F3। F1 ऑफ F4 ज्ञात किया, क्या मिल गया, F4। समझ पा रहे हो, ये रिलेशन यहाँ बैठ पा रहा है, यानी कि A का A मिल रहा है, ठीक है, और E की जगह कौन आ रहा है, F1।
एक बार F1 को दिमाग में लाकर बैठना, F1 का F1 के साथ F1 मिला तो इसमें तो दोनों F1 थे, कोई समझ में नहीं आया। लेकिन F1 का F2 से किया तो आपको मिला तो F2, और किससे किया था? F1 से। इसका मतलब तत्समक अवयव कौन होगा? F1। क्या F3 में भी हो रहा है यही? तभी तो तत्समक अवयव कहलाएगा। प्रत्येक अवयव के लिए वो लागू होना चाहिए, तभी वो तत्समक अवयव कहलाएगा। तो F3 में चेक किया तो F1 ऑफ F3 वापस क्या मिलेगा? F3 मिला, यानी कि इसके लिए भी F1 काम हो रहा है। फिर F1 ऑफ F4 में तो F4 मिल गया, यानी कि F1 इसमें भी तत्समक अवयव की तरह काम कर रहा है। यानी कि चारों फंक्शन में, चारों फलनों में आपके तत्समक अवयव कौन है? F1। इसका मतलब इस पूरी टेबल में तत्समक अवयव कौन कहलाएगा? F1 कहलाएगा। तो ये अपन आगे लिख लेंगे कि तत्समक अवयव अपने पास क्या मिल जाएगा? तत्समक अवयव वो है F1। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, और प्रतिलोम किस प्रकार से होगा? तो प्रतिलोम हमारे पास होता है कि A*B बराबर E होना चाहिए। ठीक है, E का मतलब है यहाँ पर F1। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि A*B बराबर F1 मिलना चाहिए। तो किस फंक्शन का किस फंक्शन के साथ काम कर रहे हैं ताकि आपको F1 मिल रहा है? तो देख लो, F1 का तो F1 के साथ करें तभी F1 मिल रहा है। F2 में दूसरी बात देखो, F2 का आप F2 के साथ करो तो F1 मिल रहा है। F3 में F3 का F3 के साथ करो तो F1 मिल रहा है। F4 का F4 के साथ करो तो F1 मिल रहा है। यानी कि खुद का खुद के सापेक्ष संयुक्त फलन ले रहे हैं तभी आपको F1 मिल रहा है। तभी अपन क्या कहेंगे, जो B है वो क्या कहलाएगा? आपका प्रतिलोम अवयव। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो? क्लियर बात है कि आपको F1 प्राप्त करना है। F1 आपको कैसे प्राप्त हो रहा है? यानी कि तो मैं कहूँगा F1 का मैं F1 के साथ कर रहा हूँ तो मुझे F1, फिर F2 का F2 के साथ F1, F3 का F3 के सापेक्ष F1, F4 का F4 के सापेक्ष F1, बाकी कहीं F1 नहीं मिल रहा है। तो यानी कि खुद का खुद के साथ कर रहे हैं तभी आपको ये प्रतिलोम फलन मिल रहे हैं। तो प्रतिलोम फलन किस टाइप से मिल जाएंगे? देखो, F1 के साथ काम किया तो F1 मिला। ठीक है, तो F1 का प्रतिलोम कौन होगा? F1। इसी प्रकार F2 का प्रतिलोम F2, F3 का प्रतिलोम F3 और F4 का प्रतिलोम F4 ही होगा। तो ये अपना टोटली आपको आंसर मिल गया। अब अपन चेक करते हैं मॉड्यूलो पद्धति में गुणन संक्रिया, योग संक्रिया क्या होती है। बस लास्ट पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल सा काम सीख रहे हैं। आने वाली 10 मिनट में बिल्कुल ये मॉड्यूलो समझने के लिए बिल्कुल तत्पर रहे, और बहुत सिंपल है। क्या लिखा हुआ है इसलिए मैंने पहले लिख के रखा ताकि आपका टाइम भी बचे। ठीक है, क्योंकि वीडियो हमेशा लेंथ में बन जाते हैं। तो मॉड्यूलो पद्धति में योग और गुणन संक्रिया, क्या पहले इसको पढ़ने का क्या तरीका है? यदि A तथा B ऐसे दो पूर्णांक है, कोई भी दो इंटीजर है आपके पास, जो A माइनस B एक धनात्मक पूर्णांक M क्या है? एक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, एक धनात्मक पूर्णांक है, से आप भाग दे रहे हो किसमें? A माइनस B में। ठीक है, जो इस पे विभाज्य है, विभाज्य का मतलब पूरी भागा जाता है। तो इसे किस प्रकार से दर्शाते हैं कि A कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो M। ठीक है, A और ये तीन लाइनें बनाना, तीन लाइनों का मतलब होता है यहाँ सर्वांक्षम। ठीक है, देख लो कैसे पढ़ते हैं, A सर्वांक्षम B मॉड्यूलो M, या फिर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M पढ़ दें इसको। और किस टाइप से लिख सकते हैं सांकेतिक रूप में? तो A ये तीन लाइनों से B और कोष्टक में मोड M, या फिर M और ये इस प्रकार की लाइन को क्या कहते हैं? M, जो कि इस प्रकार है A माइनस B। लेकिन कुल मिला के इसका धंधा क्या है, ये बात भले आपके दिमाग में बैठे ना बैठे, कुल मिला के मॉड्यूलो किस प्रकार से डिफाइन होता है? तो आपके पास दो ऐसे इंटीजर हैं, ठीक है, जो जिसमें A माइनस B, ठीक है, दो इंटीजर का डिफरेंस है, वो किसी अन्य पूर्णांक से, अन्य धन पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो अपन इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए इसने लिया है कि 18, 6 और mod 2। तो इसका मतलब है कि 18 में से 6 घटाओ, पीछे रहेंगे 12, तो 12 है वो 2 से विभाज्य है। केवल इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए और इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब अपन देखते हैं योग मॉड्यूलो। योग मॉड्यूलो देखना समझना किस टाइप से समझते हैं। यदि M एक धनात्मक पूर्णांक है तथा A तथा B दो पूर्णांक हैं, ठीक है, तो विभाज्य फलन विधि से एल्गोरिथम अपने पास होती है, विभाजन एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल विधि से अन्य दो पूर्णांक R और Q अपने ले लिए, ऐसे विद्यमान हैं
देखो योग में क्या होगा, ए और बी का योग कर दिया तो ए प्लस बी बराबर, ये अपने लिए भाज्य हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो ए प्लस बी बराबर एम क्यू प्लस आर। योग मॉड्यूल लियो तो दोनों का योग कर दिया, गुणन मॉड्यूल लियो तो आगे दोनों का अपन गुणा कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे होगा तो दोनों का गुणा करके इसको पढ़ेंगे। तो ए प्लस बी बराबर एम क्यू प्लस आर, आर क्या शेषफल, शेषफल का मान हमेशा किससे होगा, जिसका भाग दे रहे हैं, यानी भाज्य भाजक का भाग देंगे तो भाजक से कम होगा या फिर शून्य होगा। आर का मान हमेशा के लिए क्या होगा, शून्य हो सकता है या फिर एम से छोटा होगा। तो ये इस प्रकार से इसको निरूपित कर सकते हैं। तब आर को अपन क्या करते हैं, ए और बी के योग का मॉड्यूलियो एम का समशेष कहते हैं, ठीक है। आर को ए तथा बी के योग मॉड्यूलियो एम का समशेष कहेंगे। और इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, ए प्लस बी आर मॉड्यूलम एम, या फिर आपको मैक्सिमम इस टाइप का लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कहीं भी प्रश्नों में इस टाइप का लिखा मिलेगा, ए प्लस मॉड्यूलियो बी बराबर आर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a प्लस मॉड्यूलो बी, या ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है या फिर ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन इसका जो मकसद है, इसका जो तात्पर्य है, इसका जो निष्कर्ष है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या है वो अपन देखते हैं। a प्लस मॉड्यूलो एम बी, ठीक है, मॉड्यूलो एम बी, एम को मॉड्यूलो कहते हैं, ठीक है, मॉड एम एक ही बात है। तो इसका रिजल्ट या तो a प्लस बी आएगा या फिर इसका रिजल्ट आएगा आर। a प्लस बी क्या है, यदि a प्लस बी है वो m से छोटा हो, m बोले तो जिसका भाग दे रहे हैं, आपको m लिखा हुआ मिलेगा, जस्ट मैं आगे एग्जांपल ले रहा हूँ, m आपको लिखा हुआ मिलेगा, m का भाग आपने a प्लस में भी दिया, ठीक है, तो a प्लस बी का मान उनसे छोटा आ जाए, ठीक है। जैसे 3 में 7 का भाग दे रहा हूँ तो 3 7 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आपका शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। बिल्कुल आसान है, ये एक छोटे बच्चों का खेल होगा। और r आ गया, यदि a प्लस बी का मान या तो m के बराबर है या m से बड़ा है तो जो भी शेषफल आता है वो आंसर है। लेकिन r भी क्या है, r हमेशा a प्लस बी में m का भाग देने पर प्राप्त ऋणेतर शेषफल, ऋणेतर शेषफल का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव शेषफल आएगा हमेशा, शेषफल तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। शेषफल का मान कम से कम तो 0 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा m से छोटा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो चुकी होगी। इस पर मैं जस्ट एग्जाम्पल लूँगा अभी, तो एग्जाम्पल देख लो, आपके सामने लिखे हुए हैं कि एग्जाम्पल क्या होंगे, बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब योग मॉड्यूलियो, और यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब किस टाइप का नंबर लिखे हुए हैं, ये ए प्लस एम बी बराबर आर। अब ये आर क्या होगा वो हमें आंसर में लाना है, क्लियर। तो आर का मान क्या क्या हो सकता है, आर का मान हमने कहा या तो ए प्लस बी होगा या फिर वो आर होगा, लेकिन किस टाइप से निकालते हैं वो अपन चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 और 2 का योग करेंगे, कितना आएगा 5, ठीक है, योग करा। फिर 5 में किसका भाग दिया, 4 का, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा नहीं जाएगा, तो 4 प्लस 1, ठीक है, भाग किसका देना है, 4 का देना है, और शेषफल कितना आ गया 1, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, जो शेषफल आएगा वो मान है, ठीक है। अपन इसको वर्बली करें तो किस टाइप से, 3 और 2 5, 5 में 4 का भाग दो, बोलो शेषफल कितना 1, -10 और +3, ठीक है। तो -10 और +3 दोनों का योग किया तो कितना आया 7, बोलो योग कितना आया -7, -7 है। माइनस से बिल्कुल सावधान रखनी है, कहीं भी बच्चे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते तो माइनस चिन्ह के साथ करते हैं, तभी तो मैं इस एग्जाम्पल को 2 बार लिया है। चलिए समझने की कोशिश करना। अब मुझे बताओ किसका भाग देना है, 4 का, कितनी बार जाएगा, हम क्या कहेंगे नॉर्मली इसमें तो 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार भाग जाएगा, क्योंकि 4 दूना तो 8 होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो 4 दूना 8 आ गया। अब शेषफल कितना रह गया, +1, ठीक है। किस टाइप से काम कर रहे हैं वो आप समझने की कोशिश करना। यहाँ है -2, ठीक है, -2 यानी कि -8 +1, तो बोलो कितना हो गया -7 बनेगा। या फिर आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, यदि -7 बराबर किस टाइप का ले लिया कि 4 -1 और फिर आगे कितना लिख लिया -3, तो शेषफल माइनस में कभी भी नहीं आएगा, इसलिए मैं माइनस के साथ नहीं लूंगा। इसलिए माइनस वाले संख्याओं में एक बार ज़्यादा भाग देंगे और शेषफल को हमेशा पॉजिटिव के साथ लाएंगे। तो -7 में 4 का भाग दिया है तो कितनी बार गया -2 बार, और +1 कितना आ गया शेषफल, क्यों 4 दूना -8 होगा, -8 और +1 करोगे तो -7 बन जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा +1, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो -6 और +3, तो कितना आएगा -3, किसका भाग देना है
2 का, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, -2 बार, ठीक है, -4, बाई चांस ये भी +1 आ रहा है तो +1 ले लिया। अगला देखो 7 + 3 10 होता है, 10 को किस टाइप से लिखेंगे, किसका भाग दे रहे हैं, 2 का, कितनी बार जाएगा 5 टाइम और +0, तो यहाँ पर कितना आएगा 0। मेरे हिसाब से योग मॉड्यूल्य आपके लिए बहुत कंप्लीट हो चुका है, यही है योग मॉड्यूल्य, ठीक है। अब देखते हैं गुणन मॉड्यूल्य। तो गुणन मॉड्यूल्य किस प्रकार है कि m एक धन पूर्णांक है, m अपने जो लिए क्या है, धन पूर्णांक, यानी कि यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा ये वाला नंबर वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। किन्हीं भी दो पूर्णांक a, b के लिए a.b, ठीक है, वहाँ पर a + b था तो a गुणा b बराबर m³ + r के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहाँ r का मान क्या होगा 0 या फिर m से छोटा, ठीक है, और उन दोनों के बीच में। तो r को a तथा b के गुणन मॉड्यूल्य m का समशेष कहते हैं, गुणन मॉड्यूल्य m का समशेष कहते हैं, और इसको संकेत रूप में क्या लिखते हैं, a.b r mod, या फिर जो वर्बली हमेशा मोस्टली लिखते हैं वो इस टाइप से लिखते हैं a गुणा मॉड्यूल्य m b बराबर r, ठीक है। तो योग में लिखते हैं इस टाइप से, योग में तो लिखेंगे ये, और गुणा में लिखेंगे a गुणा, ठीक है, और दोनों का मतलब समझ में अब आ चुका होगा। इसका मतलब किस टाइप से निकालेंगे, तो ये लिखा होगा कि a गुणा मॉड्यूल्य m b, या तो आंसर आपका a b आ जाएगा, ठीक है, m का भाग देना है, यानी कि दोनों के गुणा में भाग देना है। अब की बार किसका दोगे, a और b के दोनों का गुणा करके आपको m का भाग देना है, जो भी आएगा वो आपका शेषफल ही आंसर आएगा। कुल मिला के दिमाग में ये रखना है कि जो भी आपके पास दो नंबर लिखे हुए हैं उसमें आपको m का भाग देना है, जो भी शेषफल आ रहा है वो आपके लिए आंसर मिल जाएगा। योग में दोनों का योग करके m का भाग दिया जाता था, इसमें दोनों का गुणा करके भाग दिया जाता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने 5 गुणा 3 15, 15 में किसका भाग दोगे 4 का, 15 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, अपन कहेंगे 15 में 4 का भाग जाएगा 3 बार, ठीक है। शेषफल क्या आएगा 3, तो 3 गुणा 4 ऐसे लिखते हैं, 15 बराबर 3 गुणा 4 + 3, तो आंसर कितना आएगा 3, क्योंकि शेषफल है वो लिखना है। फिर 6 × 5 30, 30 में 3 का भाग 10 बार कंप्लीट जाता है, शेषफल क्या आएगा 0। फिर माइनस का मैंने ले लिया अब की बार, तो ये देखो कैसे लिखा जाएगा, ये आएगा -20, ठीक है, -20 है, उसमें 3 का भाग देना है, तो बोलो 3 × -7 करूँगा 21, और 21 + 1 कर दूंगा, क्योंकि शेषफल हमेशा आपको प्लस में लाना है, शेषफल कभी माइनस में नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर करवा दिया, लेकिन तो भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर आपको एक बार इसको रिवाइज कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए, मैंने वैसे 3 एग्जाम्पल लिख लिए, फटाक से इसको भी देख लेते हैं। संकीर्ण सारणी बनानी है, ठीक है, जैसे वो अपने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 था उसी टाइप से काम था। तो यहाँ ओमेगा एक काल्पनिक घनमूल है, तो किस हिसाब से बनेगा संकीर्ण सारणी, तो ये गुणा की संकीर्ण सारणी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणा, जैसा कि वहाँ पर मैंने लिखा था ये f(g) वाला वो, ठीक है, ओ लिखा था, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन है 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, केवल और केवल आपको संकीर्ण सारणी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फटाक से देखो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 ओमेगा, 1 का ओमेगा से ओमेगा, 1 का ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का 1 से ओमेगा, ओमेगा का ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, ओमेगा स्क्वायर का 1 से ओमेगा क्यूब का ओमेगा से ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर का, तो ओमेगा की घात 4, ओमेगा की घात 4 का मतलब कितना ओमेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ओमेगा को आप बड़े तरीके से जानते हो, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ठीक है। ये आपके दिमाग में जानकारी पहले से फिट होगी। तो बस यही आपको संकीर्ण सारणी बनानी थी, बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका आपको पूछे तस्मक अवयव, तस्मक अवयव क्या, देखो 1 का 1 से करते तो 1 ही मिल रहा है, 1 का ओमेगा से यानी खुद का खुद से करो तो बोलो यहाँ तस्मक अवयव, तो मुझे क्या नजर आ रहा है 1, ठीक है, 1 आपका तस्मक अवयव हो जाएगा। प्रतिलोम, तो प्रतिलोम में देख लो 1 किससे मिल रहा है, तो 1 को 1 से करेंगे 1 मिल रहा है, ठीक है। फिर दूसरी वाली लाइन में ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा का प्रतिलोम क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा, एक ही बात है। तो यहाँ प्रतिलोम पूछे तो 1 का प्रतिलोम, इसमें पूछा नहीं है, 1 का प्रतिलोम 1 है, ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा है, ठीक है। और तस्मक इसमें क्या आ जाएगा
1। क्यों? क्योंकि 1 के साथ रिलेशन करने पर वो सेम टू सेम चीज़ प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार दूसरा पूछा +4 के साथ, तो इसकी भी टेबल फटाक से बना लेते हैं। तो इसमें +4 है, तो इस प्रकार लिख लिया। मतलब m का मान यहाँ पर क्या लिखा होगा आपको? +4। तो ये 0, 1, 2 और एक 3 भी है। और इधर भी क्या लिखना? 0, 1, 2, 3। तो फटाक से मैं कैलकुलेशन इस टेबल के अंदर ही पूरी कर देता हूँ। फटाक से देखना, 0 + 0 योग मॉड्यूलो है, +4 है, तो दोनों का योग करके 4 का भाग देना। 0 + 0 और 0 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल 0 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 + 1 4 का भाग दोगे तो 1 ही आएगा, शेषफल 1 आएगा। 0 + 2 2 आएगा, 2 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल 2 ही आएगा। 0 + 3 3 में 4 का भाग दोगे शेषफल 3 आएगा। 1 + 0 वापिस 1 आएगा। 1 + 1 2 ही आएगा। 1 + 2 3 आएगा। 1 + 3 4 आएगा। 4 में 4 का भाग दिया तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है। 2 + 0 2 आएगा। 2 + 1 3 आएगा। 2 + 2 4 आएगा। 4 में 4 का भाग 0 है। 2 + 3 5 5 में 4 का भाग दिया तो 1 शेषफल आ जाएगा। 3 + 0 3 शेषफल 3 आएगा। 3 + 1 0 शेषफल। 3 + 2 5 1 शेषफल। 3 + 3 6 6 में 2 शेषफल। बोलो क्लियर? ठीक है। तो ये संकीर्ण सारणी बनानी थी। इसी प्रकार मैंने एक होमवर्क में आपको ये संकीर्ण सारणी दे देता हूँ। अब की बार क्या है? गुणा 2 है। ठीक है। तो इस प्रकार से वो करना और आंसर आपको कहाँ लिखना है? व्हाट्सअप मुझे कर देना ताकि आंसर आपका वेरीफाई हो जाए। ठीक है। और बहुत सिंपल सा काम है। चलिए, अब एक तो वो टेबल आपको मैंने होमवर्क में दे दी और 3 प्रश्न ये बढ़िया वाले दे रहा हूँ। ठीक है। आपसे हो जाए। मैंने ऊपर लिखा सभी प्रश्नों का आंसर वो कमेंट बॉक्स में ही आपको देना है ताकि आपको लगे और दूसरों को भी लगे कि वाकई में दूसरों के आंसर आ रहे हैं और अपने आंसर नहीं आ रहे। मैंने ऑप्शन भी साथ में बना लिए कि भाई पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये और तीसरे का आंसर ये। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि तीसरा आंसर नहीं हो रहा है, दूसरा आंसर नहीं हो रहा है और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से। सब ये IIT के ही सवाल है, बढ़िया एग्जाम्पल से अपने सीखे उसी थ्योरी पर बेस्ड है। माना f(x) बराबर फंक्शन दे दिया और a के किस मान के लिए f(x) यानी कि संयुक्त फलन का सवाल है। आपको यहाँ पर a की वैल्यू ज्ञात करनी है। दूसरा फंक्शन है कि आपको दे दिया f(x) का मान, आपको प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, तो दूसरा प्रतिलोम फलन का हो गया। तीसरा वापस प्रतिलोम फलन का। ठीक है। तो 2 प्रतिलोम के सवाल और एक ये सवाल हो गया संयुक्त फलन का। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।